नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजमेर क्लासेज पर। आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.2 डिस्कस करेंगे, जो है अपने वो संख्या पद्धति पर आधारित है, जिसमें आज पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, मतलब p बटा क्यू के रूप में उन्हें लिख नहीं सकते, जहाँ p और q क्या हो, पूर्णांक और q का मान 0 नहीं हो। उदाहरण के लिए जैसे √2, √3, √5, पाई, 0.10110, ऐसे आगे तक ये प्रसार चल रहा है। तो ये वाली संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। फिर बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या के बारे में। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं दोनों को मिलाकर जो संख्याएं बनती है, या दोनों को सम्मिलित रूप से जो संख्या कहते हैं, वो क्या है? वास्तविक संख्या कहलाती है। फिर साथियों हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से बनी हुई संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा, ये वे संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q का मान 0 नहीं हो। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं 1/4 -2 3 0 -2/5 आदि क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। आदि क्या है? परिमेय संख्याएं। फिर बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो वे संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे पाई, √3 आदि, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं। फिर साथियों हम पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़ ही चुके होंगे, दोबारा हम आपको रिपीट करवा देते हैं, नहीं तो आप सीख लें कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। अब किसी समकोण त्रिभुज में क्या क्या होते हैं वो देखिए। समकोण त्रिभुज जैसे हमने लिया ए, बी और सी। सी पर कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का, मतलब कोण सी क्या है? समकोण है। ये जो भुजा है बी सी, बी सी भुजा को क्या बोलेंगे? आधार। जो ढलान ली हुई भुजा है ए बी, वो क्या है? कर्ण। और ये ए सी भुजा क्या क्या कहेंगे इसको? लंब। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या निर्णय आता है कि भाई कर्ण स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग के। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण कितना है? ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? लंब स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। फिर बात करते हैं साथियों संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा वो होती है जिस पर सभी पूर्णांक स्थित होते हैं। माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक सभी पूर्णांक इस पर स्थित होते हैं, तो इसे संख्या रेखा कहते हैं। फिर साथियों हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। इसका पहला प्रश्न है सत्य असत्य कथन कारण सहित बताना है कि दिया गया कथन सत्य है या असत्य है और क्यों है। तो पहला प्रश्न है इसका, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमें पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। हमने पढ़ा है कि भाई प्रत्येक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या में दोनों संख्याएं हमारे पास प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि कथन सत्य है। और क्यों है? क्योंकि सत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों ही वास्तविक संख्या होती है। दूसरा कथन है साथियों हमारे पास, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m क्या है? प्राकृत संख्या है। अब आपको पता है प्राकृत संख्याएं क्या होती है? 1 से लेकर अनंत तक होती है। तो प्राकृत संख्या का जो वर्गमूल होगा वो तो धनात्मक रूप में आएगा, माइनस में थोड़ी आएगा, जबकि माइनस वाली संख्याएं क्या होती है? संख्या रेखा पर पाई जाती है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में थोड़ी होगा। इसलिए देखिए कि संख्या रेखा पर जब प्राकृत संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक चलती है, इनका जो वर्गमूल आएगा √m आएगा, तो किसी भी संख्या का जो भी वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा? धनात्मक ही आएगा। जबकि संख्या रेखा पर तो ऋणात्मक बिंदु भी है, तो प्रत्येक बिंदु √m के रूप में थोड़ी होगा। तो ये कथन क्या है? आपके असत्य है। तो हम लिखेंगे कि दिया गया कथन क्या है? असत्य है। और क्यों है? क्योंकि असत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या का
का वर्गमूल केवल धनात्मक संख्या होती है। केवल धनात्मक संख्या होती है, जबकि संख्या रेखा पर क्या होती है, ऋणात्मक मान भी उपलब्ध होते हैं। जबकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या भी पाई जाती है। ये हो गया आपके दूसरे कथन का आंसर। तो साथियों तीसरा कथन है हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, जो कि क्या है, असत्य है। क्यों है? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, वो परिमेय संख्या भी हो सकती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनती है, वास्तविक संख्याएं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या के रूप में होगी या अपरिमेय संख्या के रूप में होगी। जरूरी नहीं है कि ये केवल परिमेय हो या अपरिमेय हो, ये दोनों के रूप में हो सकती है। तो हमारा ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि कथन क्या है, असत्य है। और क्यों है? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है, या तो परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। तो हम यह लिखेंगे कि परिमेय व अपरिमेय संख्या दोनों के रूप में होती है। ये हमारा इस कथन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है साथियों हमारे पास, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या का उदाहरण दो जो परिमेय हो। तो हम क्या कहेंगे कि धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, जो सभी प्राकृत संख्याएं होती है, एक से लेकर अनंत तक, वही होगी धनात्मक पूर्णांक। अब उनका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो उनके वर्गमूल परिमेय भी आते हैं और अपरिमेय भी आते हैं। जैसे हमने लिया अंडर रूट एक का वर्गमूल क्या आएगा, एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। हमने लिया अंडर रूट दो का वर्गमूल क्या आता है, 1.41, यूं चलता जाता है, तो वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। ऐसे ही हम लेते हैं प्राकृत संख्या 9 का अंडर रूट, तो 9 का अंडर रूट क्या आता है, 3, और 3 क्या है, परिमेय संख्या। तो हम क्या देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल परिमेय और अपरिमेय दोनों रूप में आता है। तो हम क्या कहेंगे, दिया गया कथन क्या है, असत्य है। दिया गया कथन क्या आएगा हमारे पास, असत्य आएगा, असत्य है। और क्यों है? क्योंकि धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल परिमेय और अपरिमेय दोनों रूप में होता है। ठीक है साथियों, फिर आगे ये कह रहा है कि ऐसी संख्या का उदाहरण दो जो परिमेय है। तो हम संख्या कौन सी लेना है, जैसे हमने लिया 4 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक, ये हमने क्या लिया, उदाहरण। अब 4 का वर्गमूल लिया, तो 4 का वर्गमूल लेने पर क्या आता है, अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 कितना आता है, 2, और 2 क्या है, परिमेय है। ये आपका आंसर। तो साथियों तीसरा क्वेश्चन है अपना, दर्शाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हमें इसको निरूपित करने के लिए हम संख्या रेखा ड्रॉ करते हैं। संख्या रेखा पर क्या होता है कि 0 बीच में होता है, और इधर बाईं तरफ तो ऋणात्मक पूर्णांक और दाईं तरफ क्या होते हैं,
धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो 0 से 1 इकाई पर क्या आता है आगे 1, फिर दूसरी इकाई पर 2, फिर 1 इकाई और बढ़ाते हैं तो 3, 1 इकाई और बढ़ाते हैं तो 4, ऐसे अनंत तक चलता है। और इस तरफ क्या आती है ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन हमें √5 को निरूपित करना है तो √5 का मान कहाँ आएगा, प्लस वाले पूर्णांकों में आएगा, धनात्मक पूर्णांकों में आएगा। अब उसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं कि संख्या रेखा से 0 बिंदु से ऊपर अगर कोई दूरी आती है यूँ कि भाई ये 0 बिंदु है और 0 बिंदु से ऊपर ये दूरी आ गई आपके √3, जैसे √3 आया तो √3 से का चाप यहाँ 0 पे रख के अपन चाप जब काटेंगे और वो संख्या रेखा को जहाँ पर भी काटेगा वो बिंदु क्या दर्शाएगा, √3 का मान संख्या रेखा पर दर्शाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। कैसे करेंगे साथियों, देखिए आधार और लंब इस प्रकार लेंगे कि कर्ण का मान क्या आ जाए √5। अब √5 कैसे आ जाए कि या तो हम आधार ले लें 1 इकाई या 2 इकाई, तो 2 इकाई अगर आधार ले लें तो 1 इकाई क्या लेंगे लंब। तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे जब तो क्या आ जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का योग कितना आ जाएगा 5। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है 5, कर्ण का मान कितना आ जाएगा √5। इस तरीके से हम क्या करेंगे संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करेंगे। तो साथियों हम आधार लेते हैं, आधार लेने के लिए हम क्या करेंगे 0 से 2 इकाई पर इसका त्रिभुज का आधार लेते हैं और इसे दे देते हैं O बिंदु और इसे देंगे P बिंदु। तो ये आधार आ गया आपका 2 इकाई का, ये आधार कितना आ गया 2 इकाई का OP। अब P बिंदु से क्या करेंगे 1 इकाई का लंब खींचेंगे तो ये 1 इकाई का आपके लंब हो गया। अब जैसे ही हम क्या करेंगे O से इस बिंदु Q को मिलाएंगे PQ, जिसकी लेंथ कितनी है 1 इकाई। तो यहाँ पर जब इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या आएगा कि समकोण त्रिभुज OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपके आधार स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। कर्ण कितना आ रहा है हमें पता नहीं है तो कर्ण का मान क्या लिखेंगे OQ, ये OQ का स्क्वायर। आधार कितना लिया हमने 2 इकाई तो ये 2 का स्क्वायर प्लस लंब कितना लिया 1 इकाई, कितनी इकाई का है 1 इकाई का, तो ये 1 इकाई का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो OQ जो कर्ण है आपका उसका स्क्वायर कितना आया 4 और 1 5, OQ स्क्वायर आया आपके 5। जब OQ का मान ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा √5, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। तो √5 इकाई क्या आया इसका कर्ण आ गया। तो जब ये आया ये दूरी जो आई आपकी OQ वो क्या आई √5। O पर प्रकार की नोक रखकर Q से चाप काटेंगे और वो चाप संख्या रेखा को जहाँ पर भी काटेगा तो वो क्या दर्शाएगी, वो संख्या √5 को दर्शाएगी। देखिए जब जो चाप यहाँ से गुजरेगा वो आपके इस बिंदु पर आपको क्या दर्शाएगा √5 के मान को दर्शाएगा। इस तरीके से इसी प्रकार अगर हम √3 लेंगे तो √3 की जो दूरी आएगी वो क्या आनी चाहिए कर्ण आनी चाहिए। उस कर्ण का जब चाप काटेंगे तो वो संख्या रेखा पर जहाँ पे भी काटेगा वो पॉइंट क्या दर्शाएगा √3 को दर्शाएगा। इस तरीके से हम ऐसे प्रश्न हल करेंगे। तो साथियों आशा है आपको पसंद आई होगी हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रश्नावली 1.3 शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।